हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि थर्स्टन ने जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन CTET, KVS, DSSB एंड अदर जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में आपको देखने को मिलता है। सो इसीलिए जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। चलिए जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस थ्योरी को देने वाले हैं लुईस लियोन थर्स्टन। और दोस्तों, जो थर्स्टन है, इनका कहना था कि बुद्धि में जो सामान्य तत्व है, यानी कि सामान्य कारक है, वो शामिल नहीं होता। इन्होंने उसका विरोध किया और इन्होंने क्या करा, कई कारकों का विश्लेषण किया और विश्लेषण के बाद कारक विश्लेषण के आधार पर बताया कि 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का समूह ही बुद्धि है। यानी कि इन्होंने कारक विश्लेषण के आधार पर कहा कि बुद्धि में 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं शामिल होती हैं और उन प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का समूह ही क्या होता है, बुद्धि होता है। किसका कहना था दोस्तों? तो ऐसा कहना था थर्स्टन का। तो चलिए देखते हैं कि ये जो प्राथमिक मानसिक क्षमताएं हैं 7, वो कौन कौन सी हैं और वो क्या हैं। तो दोस्तों, 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। और दोस्तों, इसे एबिलिटी के साथ साथ फैक्टर भी कहा जाता है, तो इसे हम 7 प्राइमरी मेंटल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर हैं या कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, सेकेंड इज वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, थर्ड स्पाशियल विजुअलाइजेशन एबिलिटी, फोर्थ है न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिफ्थ है मेमोरी एबिलिटी, और जो सिक्स्थ है वो है इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी, एंड सेवंथ लास्ट वन इज परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। तो दोस्तों, ये हैं 7 प्राइमरी या कहेंगे 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं जो कि किसने बताई हैं, थर्स्टन ने बताई हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें हम देखते हैं। तो दोस्तों, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम PMA भी कह सकते हैं, यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जो कि थर्स्टन ने बताए हैं। चलिए एक एक करके अब हम देखते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, अब ये एबिलिटी है क्या? तो दोस्तों, जो वर्बल है इसे हम बोलते हैं हिंदी में मौखिक, यानी कि जो बातें मुंह से कही जाती हैं, यानी कि मुंह से कही गई बातों को समझने की जो एबिलिटी है, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा जो बातें कही जा रही हैं उसको समझने की जो एबिलिटी है, जल्दी से जल्दी समझने की जो एबिलिटी है, वो ही क्या है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है। तो दोस्तों, आप अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं आपकी क्लासरूम का। तो आपकी क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, तो उस समय पर आपकी क्लासरूम में आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत जल्दी समझ जाते हैं, है ना। जैसे ही टीचर ने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया वो बच्चे समझ जाते हैं, टीचर ने प्रेजेंट किया और बच्चा समझ गया, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें टीचर की कही बातें जल्दी समझ नहीं आती, उन्हें एग्जाम्पल की नीड होती है, और एक एग्जाम्पल नहीं बल्कि एक से ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए होते हैं समझने के लिए। यानी कि जो टीचर बात कह रहा है उसको समझने के लिए उन्हें टाइम लगता है। तो दोस्तों, जो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, यानी कि उनकी जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है वो अच्छी है, और जिनको टाइम लगता है उनकी जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो ये था वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, जो कि कौन सी एबिलिटी है, तो जो कही गई बातें हैं उनको जल्दी से जल्दी समझने की योग्यता या फिर एबिलिटी है। तो चलिए चलते हैं अगली एबिलिटी पे। तो दोस्तों, अगली एबिलिटी है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। चलिए इसे समझते हैं ये है क्या।
तो दोस्तों आपने एक गेम तो खेला ही होगा अपने स्टूडेंट लाइफ में, जिसमें कि आपको एक लेटर दिया जाता था और उस लेटर से आपको जल्दी जल्दी एक टाइम लिमिट के अंदर वर्ड जो है वो प्रोड्यूस करने होते थे। अब जब आपने ये गेम खेला होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके जो दोस्त थे वो बहुत जल्दी जल्दी वर्ड क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर पा रहे थे, बोल पा रहे थे उस लेटर से रिलेटेड। बट कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको टाइम लग रहा था या फिर वो कम वर्ड प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो दोस्तों जो जो आपके फ्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी वर्ड प्रोड्यूस कर पा रहे थे, बोल पा रहे थे उस लेटर से रिलेटेड, उनकी जो वर्ड फ्लुएंसी है ना वो अच्छी थी, यानी कि उनमें वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी थी। और जो फ्रेंड्स आपके उतनी जल्दी जल्दी नहीं बोल पा रहे थे, टाइम लिमिट के अंदर कम वर्ड बोल पा रहे थे, तो उनकी जो वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी है वो कम थी, उतनी अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों यही होता है वर्ड फ्लुएंसी। जब आप एक टाइम लिमिट के अंदर किसी लेटर से रिलेटेड वर्ड जो है वो जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर पाते हो, तो वो जो एबिलिटी है फ्लुएंसी के साथ वर्ड बोलने की जो एबिलिटी है वो ही क्या है, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, यानी कि वर्ड को फ्लुएंसी के साथ बोलने की एबिलिटी एक टाइम लिमिट के अंदर, वो ही क्या है, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले एबिलिटी पे। तो अगली एबिलिटी है स्पाशियल विजुअलाइजेशन एबिलिटी। अब दोस्तों ये क्या होता है? तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि जब भी आप कोई टास्क करते हैं, कोई काम करते हैं, तो क्या आप बिना सोचे वो काम करना शुरू कर देते हैं? तो हम देखते हैं कि जब भी हम कोई टास्क करते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं, और वो इमेज या तो 2D होती है या फिर 3D होती है। यानी कि कोई भी टास्क, कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी बनाने से पहले हम उसकी शेप अपने माइंड में बनाते हैं 2D या 3D। तो दोस्तों जो शेप हमारे माइंड में क्रिएट होती है या कहे कि जो बनती है, उसे ही हम बोलते हैं स्पाशियल विजुअलाइजेशन एबिलिटी। अब इसके एग्जाम्पल देखिए कि एक इंजीनियर जो है वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है जो लोग हैं उनके यूज़ के लिए, तो उसके माइंड में पहले से ही वो प्रोडक्ट की इमेज बनती है, ठीक है, यानी कि बनने से पहले उसके माइंड में उसकी इमेज बनती है कि प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा। तो दोस्तों वो जो इमेज उसके माइंड में बन रही है ना, उसे ही हम बोलते हैं स्पाशियल विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब दोस्तों ये आपके दिमाग में भी बनती है, यानी कि आपके अंदर भी ये एबिलिटी होती है, यानी कि हम सभी के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है। हम कोई भी टास्क करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में इमेज ही बनती है कि हाँ इस चीज़ को यहाँ लगाएंगे, इस चीज़ को यहाँ लगाएंगे, इस चीज़ को ऐसे करेंगे। तो वो चीज़ क्या है, वो एबिलिटी क्या है, तो वो है स्पाशियल विजुअलाइजेशन एबिलिटी, ठीक है। तो ये था स्पाशियल विजुअलाइजेशन एबिलिटी। अब हम चलते हैं अगले एबिलिटी पे। तो दोस्तों अगली एबिलिटी है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब दोस्तों ये तो वर्ड से ही समझ आ रहा होगा न्यूमेरिकल क्या होता है। तो न्यूमेरिकल यानी नंबर्स। अब ये एबिलिटी क्या है? तो दोस्तों जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें कौन सी एबिलिटी शामिल है कि हम नंबर्स को कितनी जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं, या फिर जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है उनको कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। वो जो एबिलिटी है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, तो वो एबिलिटी है न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर कहें कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन चुटकियों में कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता है और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों यानी कि जिनको टाइम लग रहा है उसमें इसकी कमी है, यानी उनकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो कम है, और जो बहुत जल्दी कर पाते, क्विकली कर पाते हैं चीज़ों को, कैलकुलेशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, एडिशन हो गया, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन सबको बहुत क्विकली कर पाते हैं, उनके अंदर एबिलिटी अच्छी होती है न्यूमेरिकल। तो ये था न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली एबिलिटी पे। अगली एबिलिटी है दोस्तों मेमोरी एबिलिटी। तो चलिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों दो दोस्त हैं, एक का नाम है सोनू और दूसरे का नाम है रवि।
ठीक है। अब ये दोनों दोस्त जो हैं इनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, 2 दिन बाद इनका एग्ज़ाम है। तो दोनों क्या करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम की, और ये दोनों ही क्या करते हैं, याद करना शुरू करते हैं जो इनके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अब सोनू को तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी याद हो रही हैं, लेकिन रवि को चीज़ें याद ही नहीं हो रही। वो याद करता है और तुरंत ही भूल जाता है, फिर याद करता है, फिर भूल जाता है। लेकिन सोनू को वो चीज़ें जो हैं वो अच्छे से याद हो रही हैं, जल्दी जल्दी याद हो रही हैं। अब इस तरीके से क्या होता है, इनका एग्ज़ाम आ जाता है याद करते करते, और ये जाते हैं पेपर देने। ठीक है। अब जब ये पेपर देने बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्वेश्चन पेपर में इन्हें क्या दिखता है कि जो क्वेश्चन इन्होंने याद किए थे वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सोनू जो है आंसर को बहुत जल्दी रिकॉल कर लेता है, जो जो इसने याद किया था उनको। लेकिन रवि जो है ये जब क्वेश्चन पेपर देखता है तो इसको भी वही क्वेश्चन दिखते हैं जो इसने याद किए थे, लेकिन ये आंसर ही रिकॉल नहीं कर पा रहा होता है कि जो आंसर इसने याद किया था वो क्या था। यानी कि ये आंसर भूल चुका होता है, रिकॉल नहीं कर पाता। अब सोनू का पेपर अच्छा जाता है क्योंकि वो रिकॉल करके आंसर लिख देता है। रवि का पेपर अच्छा नहीं जाता क्योंकि वो रिकॉल नहीं कर पा रहा था जो जो उसने याद किया था। अब दोस्तों, इन दोनों ही दोस्तों में आपने क्या देखा कि एक जो दोस्त है सोनू, वो चीज़ों को जल्दी जल्दी याद भी कर पाया और एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल भी कर पाया। लेकिन एक दोस्त रवि, वो क्या, ना ही तो चीज़ों को जल्दी जल्दी याद कर पा रहा था, ना ही इसे जल्दी याद हो रही थी चीज़ें, और जब एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पर ये रिकॉल भी नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे दोस्तों जो रीज़न है वो है मेमोरी एबिलिटी। जो सोनू है इसकी मेमोरी एबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए चीज़ों को जल्दी जल्दी याद भी कर पा रहा था और एग्जामिनेशन हॉल में जो इसने याद किया था उसे रिकॉल भी कर पा रहा था। वहीं रवि की जो मेमोरी एबिलिटी है वो वीक है, इसीलिए वो जो चीज़ें हैं उनको ना ही तो जल्दी याद कर पा रहा था, इसे प्रॉब्लम आ रही थी याद करने में, और एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल भी नहीं कर पा रहा था। तो मेमोरी एबिलिटी जो है वो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको देखने को मिलती है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो यही है मेमोरी एबिलिटी, जो कि किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी याद करने और लंबे समय तक याद रखने और रिकॉल करने की जो योग्यता है उसको दर्शाता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं अगली एबिलिटी पे। तो दोस्तों अगली एबिलिटी है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। चलिए इसे समझते हैं, ये होता क्या है। इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। दोस्तों इंडक्टिव रीजनिंग है क्या, इसे पहले हम समझते हैं। तो दोस्तों जब हम स्पेसिफिक चीज़ों से एक जनरल रूल की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वो होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। चलिए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो दोस्तों आपके सामने कुछ ट्राइंगल्स हैं, अगर मैं इनके एंगल लिख दूं, तो पहले हम इनके एंगल्स लिख लेते हैं। तो मान लीजिए ये जो एंगल है फर्स्ट ट्राइंगल का वो है 40 डिग्री, और सेकंड जो है हमारा एंगल वो है 30 डिग्री, और जो अगला एंगल है हमारा वो है हमारा 110 डिग्री। ठीक है। अब अगला हम ट्राइंगल देखते हैं, तो इसका जो है हमारा एंगल वो है हमारा 60 डिग्री, एंड सेकेंड इज एंगल 60 डिग्री, एंड थर्ड भी 60 डिग्री है। चलिए अब चलते हैं अगले ट्राइंगल पे। तो अगले ट्राइंगल का जो एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री, दूसरा है हमारा 40 डिग्री, और जो तीसरा है वो है हमारा 80 डिग्री। और अगला ट्राइंगल जो है इसका जो एंगल है वो है 80 डिग्री, और दूसरा जो एंगल है वो है 50 डिग्री, और हमें इस एंगल को बताना है कि क्या होगा। ठीक है। तो अब हमें ये जो एंगल निकालना है, थोड़ा ये राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, इसको हमें निकालना है। ठीक है, क्या होगा। तो दोस्तों अब हमें ये जो क्वेश्चन है उसे अगर सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे। तो आप अगर इनको ऑब्ज़र्व करो तो आप एक चीज़ देख पाओगे। जैसे कि अगर हम देखें कि इनको ऐड करते हैं सबको, ठीक है, तीनों को हम ऐड करते हैं, तो
30 प्लस 40 प्लस 110 यानी कि 110। तो टोटल अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, तो 110 50 यानी कि 180 हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर हम सेकंड को देखें, सेकंड को ऐड करेंगे तो 60 प्लस 60 प्लस 60 ये भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों में एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिली, वो क्या कि इन तीनों ही ये जो दोनों जो ट्रायंगल हैं, इन दोनों में इनके जो आंतरिक कोण हैं, आंतरिक तीनों कोणों का जो सम आ रहा है वो 180 डिग्री आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इससे आपको ये समझ आ रहा है कि इन तीनों को जोड़ने से 180 आ रहा है, तो यानी कि सभी का 180 ही आना चाहिए। तो अगर हम तीसरे में भी देखें, इसको यूज़ करें, तो हम देख पाएंगे कि अगर हम 60 को और 40 को और 80 को ऐड करें तो क्या हमारा 180 आ रहा है। तो हम देखते हैं 60 और 40 हमारा 100 हो जाता है, यानी कि 80 प्लस करेंगे तो 180 हो जाता है, यानी कि इसका भी 180 डिग्री आ रहा है। तो हमने एक कॉमन क्या चीज़ निकाल ली कि जितने भी ट्राइंगल हैं ना, उन सभी का जो आंतरिक कोण होता है उनका योग 180 डिग्री होता है। यानी कि हमने अलग अलग ट्राइंगल यानी कि स्पेसिफिक जो ट्राइंगल थे उन सभी से एक जनरल चीज़ निकाली, वो क्या कि सभी जो त्रिभुज होते हैं उनके आंतरिक तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, क्योंकि हमें कॉमन चीज़ दिख रही है। तो अब दोस्तों हमने ये जो चीज़ निकाली है, कॉमन चीज़, जनरल चीज़, इसको हम इसमें यूज़ करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर हमारा निकल सकता है। तो हम देखते हैं कि हमने क्या कहा कि जो ट्राइंगल है उनके तीनों ही एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। यानी कि मान लीजिए हमने इसको क्या माना था, इसको हमने माना था 50 और इसको हमने माना था 80 और इसको हमें ये वाला निकालना है। 1 सेकेंड, ये था 80 डिग्री था और इसको हमें निकालना है ना। तो अब हमें ये जो निकालना है तो इसको हम उसी जो हमने कॉमन चीज़ देखी थी उसका यूज़ करेंगे। तो हमने क्या करा, एंगल 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री और जो हमें निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। तो इसको हमने कर दिया x और बराबर कितना था, तो हमने एक जनरल चीज़ यानी कॉमन चीज़ क्या बताया था, 180 होता है। तो अब दोस्तों अगर हम इनको ऐड करें, 1 सेकेंड, अगर अब इनको हम ऐड करें तो हम क्या पाएंगे, तो 80 और 50 कितना होता है, 130 होता है। ठीक है, अब 130 प्लस x इक्वल टू 180 और इसको हम क्या करेंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 130 गया तो यानी कि 50 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमने करा क्या बेसिकली कि जो कॉमन रूल निकाला था, हमने अलग अलग ट्राइंगल से कॉमन रूल निकाला था, अलग अलग ट्राइंगल को ऑब्जर्व करके उसका यूज़ करके हमने एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया। तो दोस्तों इसे ही बोलते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग। जब हम अलग अलग स्पेसिफिक एग्जाम्पल से एक जनरल रूल क्रिएट करते हैं, एक सामान्य नियम बनाते हैं और उसका प्रयोग करके समस्या का समाधान करते हैं, तो वो होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको इंडक्टिव रीजनिंग समझ आया होगा। और क्योंकि दोस्तों इसमें हम इस स्पेसिफिक चीज़ से जनरल प्रिंसिपल बनाते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो होता है वो स्पेसिफिक टू जनरल चलता है। तो ये था इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली एबिलिटी पे, और अगली जो एबिलिटी है वो है दोस्तों परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी क्या है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो दोस्तों जो परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी है इसमें क्या चीज़ शामिल है, तो कोई भी चीज़ जो आपको समझाई जा रही है ना, या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको जो समझाया जा रहा है उसको आप कितनी स्पीड में समझ पाते हो।
यानी कितनी जल्दी समझ पाते हो, वो जो एबिलिटी होती है वो ही होती है हमारी परसेप्चुअल एबिलिटी। अब आप देखते हो कि कुछ लोग जो होते हैं वो जो चीज़ें हैं उनको बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अगर उनको कोई शेप दी जाए और उससे उनसे पूछा जाए कि बताइए कौन सी शेप है, तो वो बहुत जल्दी बता देते हैं। या फिर उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो बहुत जल्दी बता देते हैं, और कुछ समझाया जाता है तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि परसेप्चुअल जो स्पीड होती है वो अच्छी होती है, यानी कि उनके अंदर परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी होती है। बट कुछ लोग जो होते हैं वो चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाते, यानी कि उसमें परसेप्चुअल जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो ये था परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, कि हम जो शब्द हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट हैं, पिक्चर हैं, उनको हम कितनी जल्दी समझ पाते हैं, वो जो एबिलिटी है वो है परसेप्चुअल एबिलिटी। तो अब हम चलते हैं अगली एबिलिटी पे। तो दोस्तों ये तो थी 7 एबिलिटी, ठीक है, यहाँ तक 7 एबिलिटी थी जो कि थर्स्टन ने बताई थी। लेकिन थर्स्टन ने बाद में इसमें संशोधन किया और 2 एबिलिटी और बताई, ठीक है। अब उन 2 एबिलिटी को हम देखते हैं। तो पहली जो एबिलिटी है वो है डिडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। चलिए इसे समझते हैं ये क्या होता है। तो दोस्तों अभी हमने इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी समझी थी, उसी का बिल्कुल अपोजिट होता है डिडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। उसमें हम एग्जाम्पल, यानी कि जो हमारे स्पेसिफिक एग्जाम्पल थे उनसे एक रूल निकाल रहे थे, एक कॉमन रूल, एक जनरल रूल क्रिएट कर रहे थे। यानी कि स्पेसिफिक जो हमारा एग्जाम्पल था उससे हमने एक रूल बनाया था, जनरल रूल बनाया था। और इसमें क्या होता है, इसमें उसका बिल्कुल उल्टा होता है। हम रूल से जो हमारे स्पेसिफिक एग्जाम्पल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं रूल के थ्रू। तो डिडक्टिव रीजनिंग जब हम नियमों का प्रयोग करके समस्या का समाधान करते हैं तो वो होता है हमारा डिडक्टिव। और क्योंकि हम इसमें जो हमारे जनरल रूल्स होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका यूज़ करके जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए ये जो रीजनिंग एबिलिटी है इसको जनरल प्रिंसिपल टू स्पेशल या स्पेसिफिक जो हमारे केसेस होते हैं उनके तरफ वाला क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। यानी कि इसमें जनरल प्रिंसिपल से स्पेशल केस या जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल होते हैं उनकी तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये था डिडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी, जो कि अपोजिट है किसका, इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी का। तो अब हम चलते हैं एक जो हमारी लास्ट एबिलिटी जोड़ी है थर्स्टन ने उसके पास, तो वो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दोस्तों बिना किसी हेल्प के, यानी कि विदाउट एनी हेल्प विदाउट एनी हेल्प जब हम इंडिपेंडेंट होकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने खुद के प्रीवियस नॉलेज के बेस पर, अपनी नॉलेज के बेस पर, खुद अपने आप जब हम प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंट होकर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो जो एबिलिटी है वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यानी कि स्वतंत्र रूप से जल्द जो समस्याएं हैं उसका समाधान अपने खुद के जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर करना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के अंतर्गत शामिल होता है। अब कुछ लोगों में आप देखते हो कि ये एबिलिटी अच्छी होती है, वो प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकाल देते हैं। बट कुछ लोगों में इसकी कमी होती है, वो प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते, उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ये थी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और ये 2 एबिलिटी जो है थर्स्टन ने बाद में ऐड करी हैं। तो ये थी दोस्तों जो थर्स्टन ने एबिलिटीज़ बताई थी, जो कि 7 इन्होंने प्राइमरी एबिलिटी बताई थी और बाद में 2 ऐड की थी। अब दोस्तों जो थर्स्टन है ना, उन्होंने जो एबिलिटी बताई, उन्होंने कहा कि ये सारी जो एबिलिटी है ना वो सारी क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। यानी कि वो दूसरों से, यानी जितनी भी एबिलिटी हैं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इन सभी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें इनकी जो ये जो एबिलिटीज़ हैं,
जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया और रीजनिंग हो गया, इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग, इन सभी में कहीं ना कहीं रिलेशन है। आप प्रॉब्लम को सॉल्व तब तक नहीं कर सकते जब तक आप रीजनिंग नहीं कर पाते अच्छे से, है ना। और इसी के साथ आपको मेमोरी का भी तो यूज़ करना होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप मेमोरी का यूज़ नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एबिलिटीज़ बताई हैं थर्स्टन ने, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसी तरीके से आप वर्ड फ्लुएंसी की बात कर रहे हो और वर्बल एबिलिटी की बात कर रहे हो, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन से ही तो आपकी वर्बल एबिलिटी जो है, वो वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी जो है वो बढ़ती है। जब तक आप वर्ड को सुनोगे नहीं तो आप वर्ड को कैसे प्रोड्यूस कर पाओगे। सुनने से ही तो वर्ड हमें सीखने को मिलते हैं, वोकैबुलरी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो वर्ड फ्लुएंसी है वो डिपेंड करती है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन पे। इसी तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया और जो हमारी मेमोरी है ये भी आपस में रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सभी आपस में इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो इसीलिए इनकी जो थियोरी है उनकी आलोचना की गई है, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है इसी बेस पे कि ये क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। और इन्होंने क्या कहा कि इंटर रिलेटेड नहीं है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो एक क्रिटिसिज्म ये याद रखिएगा। और दूसरा इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो जी फैक्टर था ना, जी फैक्टर, उसको इन्होंने इग्नोर किया। इन्होंने कहा जी फैक्टर होता ही नहीं है और इसका इन्होंने विरोध किया था। सो इसीलिए इनका एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि इन्होंने जी फैक्टर को इग्नोर किया था। तो दो क्रिटिसिज्म भी हैं इनके थियोरी के। तो ये थी इनकी थियोरी। अब दोस्तों इन्होंने जो बताए हैं ना ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ये तो अब 7 से 2 और बढ़ गए, ज़्यादा हो गए ना, तो अब इसे याद रखने में प्रॉब्लम आती है। तो क्वेश्चन आता है कि याद कैसे रखें इनको। तो दोस्तों मैंने एक सेंटेंस बनाया है, खुद बनाया है, जो कि है इंडिया माई नेटिव प्लेस, सो वेरी वेलकम देव एंड प्रभु। दोस्तों ये जो सेंटेंस है वो आपको हेल्प करेगा ये जो हमारी 7 मेंटल एबिलिटीज़ हैं और 2 ऐड की गई हैं बाद में, उनको याद रखने में। तो अगर आप देखें इस सेंटेंस में तो इनके जो वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर से हमारे जो ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बने हुए हैं। अगर हम देखें इंडिया वर्ड को तो इसका फर्स्ट लेटर है आई और इससे बना है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, दूसरा लेटर माई है और माई का फर्स्ट लेटर है एम, सॉरी वर्ड जो है माई है और फर्स्ट लेटर है एम और इससे क्या बना है, मेमोरी बना है। ठीक है, नेटिव में एन है, ठीक है, और इससे हम क्या बना सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं। यहाँ पर अगला अगर वर्ड देखें तो वो है प्लेस, प्लेस दिख रहा है आपको, और यहाँ पर पी है फर्स्ट लेटर और इससे परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी बनी है। ठीक है, सेम अगला वर्ड है सो और इसका फर्स्ट लेटर है एस और इससे स्पाशियल जो हमारी विजुअलाइजेशन एबिलिटी है वो बनी है। ऐसे ही वेरी जो है उसमें आप फर्स्ट लेटर वी देख सकते हैं और इससे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बनी है। ठीक है, ऐसे ही वेलकम में फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है और डब्ल्यू से वर्ड फ्लुएंसी। अगला देव, डी फर्स्ट लेटर और डी से डिडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। और फिर है प्रभु, फर्स्ट लेटर पी और जो बना है एबिलिटी वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो आप इनसे याद रख सकते हो, याद रखने में आपको आसानी होगी। जैसे कि ये जो एक सेंटेंस है आप इसे याद रखिए, इससे आप रिकॉल कर पाएंगे, इनको आप कनेक्ट कर पाएंगे इनसे। जैसे कि इंडिया माई नेटिव प्लेस, सो वेरी वेलकम देव एंड प्रभु। तो ये सेंटेंस है जो कि आशा करती हूँ आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और यहाँ पर मैंने देव एंड प्रभु जो है वो ऐड किया है नेम, और अगर आपको यहाँ पर आपसे कनेक्टेड कोई वर्ड हो तो आप उसे ऐड कर लीजिएगा ताकि आपको ईजी रहे, क्योंकि आप फिर इजीली और कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको थर्स्टन की जो ग्रुप फैक्टर थियरी है वो समझ आई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।